चिराग पासवान पहले अपने ही गठबंधन के अंदर घिरते हुए नजर आ रहे थे। अभी भी वो दौर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब तो गठबंधन के बाहर के लोग भी कहने लगे हैं कि चिराग पासवान का कोई भरोसा नहीं है। अपने पिताजी के नक्शे कदम चल सकते हैं, यानी अपने पिताजी की तरह मौसम वैज्ञानिक हो सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक बोले तो मौसम वैज्ञानिक का मतलब ये कि वो जिधर देख लेंगे कि फ़ायदा हमारा इधर है, उधर वो जा सकते हैं। अगर फ़ायदा उनको एनडीए में नज़र आ रहा है तो एनडीए में बने रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मजबूरी भी है। वो केंद्र में सरकार में शामिल हैं, केंद्र में वो मंत्री हैं, तो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि वो अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ जाए और बिहार में भी कोई भविष्य ना हो। इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे, ऐसा तो मान के चला जा रहा है। लेकिन पहले जिस तरीके से उनके जो बहनोई हैं, जो जीजा जी हैं अरुण भारती, उन्होंने जो कह दिया, उसको लेकर के तमाम चर्चाएं हुई और ये माना जा रहा था कि क्या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी अलग राह चुन लें। अब तो जो घर के दूसरे सदस्य हैं, भले वो विरोधी हैं, पशुपति पारस, वो तक कहने लगे हैं कि देखिएगा आने वाले दिन में मेरा जो भतीजा है वो कुछ ना कुछ करेगा, वो एनडीए को तोड़ देगा। वो यानी चुनाव आने से पहले वो बड़ा कारनामा कर जाएगा। तो क्या वाकई ऐसा कोई कारनामा होने वाला है? क्योंकि वो इशारों में पारस कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि एनडीए में दरार पड़ जाए। तो क्या उसके पीछे कोई और भी हो सकता है? क्योंकि जीतन राम मांझी को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हैं। लेकिन पशुपति पारस, हमेशा से उनको इस बात का बड़ा ही अफसोस रहा कि उनको मोदी जी ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया और उनके भतीजे को गले लगा लिया। अब तो पशुपति पारस गठबंधन का हिस्सा है, महागठबंधन का हिस्सा है, तो उनका बोलना तो जायज है, लेकिन जिस तरीके से वो अंदर की बात बता रही, जिस तरीके से इशारा कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत अहम है। तो क्या होगा चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य? क्या वाकई वो एनडीए को तोड़ने वाले हैं? क्या वाकई वो एनडीए को छोड़ने वाले हैं? क्या वाकई वो अकेले जाने वाले हैं? और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो पशुपति पारस ऐसे संकेत क्यों दे रहे हैं? तो ये तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से पशुपति पारस ने यह साफ साफ कह दिया कि भाई साहब एनडीए का अब कोई भविष्य नहीं है, बिहार विधानसभा चुनाव आते आते देखिएगा इसमें दरार पड़ जाएगी, ये टूट जाएगा। तो आखिरकार ऐसा कहा क्यों? क्या उनको अपने भतीजे पे भरोसा नहीं है, या फिर परिवार के अंदर से कुछ इस तरह की बात निकल करके आई जिससे पशुपति पारस ऐसा बोलने को मजबूर हो गए, या फिर ये कोई राजनीतिक चाल है? क्योंकि एक कहावत कहते हैं ना कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेलबे बिगाड़ देंगे। तो क्या यही कोई सोच है पशुपति पारस की कि बेटा तुम चले तो गए हो एनडीए में, लेकिन हमारी हालत तो कमज़ोर है ही महागठबंधन में, हमारा बहुत बड़ा जनाधार है नहीं, क्योंकि जो पैतृक विरासत है वो तुम्हें मिल गई है। भले हम भाई भाई कहते रह गए, लेकिन वो विरासत तुम्हें मिल गई, तो तुम्हें जीतने नहीं देंगे, हम तो जीतेंगे ही नहीं, तो कुल मिलाकर के खेल बिगाड़ देंगे हम। तो इसी सोच के साथ लगता है पशुपति पारस अब ये बताने में लगे हुए हैं कि चिराग पासवान अपने पिता की तरह मौका मिलते ही किसी भी पाले में जा सकते हैं। पशुपति पारस के महागठबंधन में जाने के बाद ये तो साफ हो गया कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान महागठबंधन में तो नहीं जाने वाले हैं। तो क्या अकेले वो चुनाव लड़ेंगे? इस पर बहुत ज़्यादा मंथन चल रहा है। इवन जो बहुत करीबी नेता हैं चिराग पासवान के, वो भी बड़ा ही गोलमोल सा जवाब दे रहे हैं। और अब तो चिराग पासवान यात्रा निकालने की सोच रहे हैं। अब यात्रा भी क्यों निकालना चाह रहे हैं? उन्होंने देखा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाल करके अपने लिए एक बड़ा जनाधार जुटा लिया, एक तरीके से कह लीजिए कि वोट बैंक तैयार कर लिया, और अब वो सीट के लिए दबाव बना रहे हैं। तेजस्वी यादव पर 105 सीटों की लिस्ट सौंप दी है।
तो चिराग पासवान को ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही कुछ कर जाऊं। अगर उन इलाकों में जाकर के जहां पर कि हमारा स्ट्रांग होल्ड है, वहां पर अगर शक्ति प्रदर्शन किया जाए तो हो सकता है कि नीतीश कुमार भी मान जाए, हो सकता है कि अमित शाह और जेपी नड्डा भी मान जाए और मुझे जो 40 सीट जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिल जाए। लेकिन उनकी राह में एक कांटा हो तो बात बने। उनकी राह में तो कई कांटे हैं। पहले तो नीतीश कुमार से वो निपट नहीं पा रहे हैं, नीतीश कुमार से अदावत चल रही है उनकी। नीतीश कुमार हर जगह जहां पर उनको सफलता मिल सकती है चिराग पासवान को, वहां पर वो कांटे बिछा दे रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान के सामने एक और बड़ा कांटा है, वो है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि हम तो अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं एनडीए के साथ में तो हमें तो चिराग पासवान से कम सीटें नहीं चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया कि हमारा भी एक बड़ा जनाधार है, 5% वोट बैंक हमारा है और 70 सीटों पर हम निर्णायक भूमिका में हैं, तो हमें भी तो ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। तो जिस तरीके से आपस में सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है, तो क्या पशुपति पारस उस तरफ इशारा कर रहे थे कि भले चिराग पासवान ना तोड़ें लेकिन जीतन राम मांझी तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हैं, लालू यादव को लेकर के सॉफ्ट हैं, तेजस्वी यादव को लेकर के बहुत सख्त नहीं है। हालांकि राजनीतिक मजबूरी के कारण कई बार बहुत से बयान देते रहे तेजस्वी यादव के विरोध में या लालू यादव के विरोध में, लेकिन ये तो तय है कि अगर उन्हें बहुत सम्मान के साथ महागठबंधन में आमंत्रित किया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर एनडीए में उनकी उपेक्षा हुई तो वो महागठबंधन का हाथ पकड़ लें। या उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, वो बहुत नज़दीकी हुआ करते थे नीतीश कुमार के, लेकिन बाद के दिनों में कड़वाहट हुई, बीजेपी के साथ भी वो जुड़े उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन अब जाकर के एक बार फिर से जिस तरीके से एनडीए का हिस्सा बने, पिछली बार तो अकेले दम पर चुनाव लड़ने निकल गए थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से एनडीए का हिस्सा बने हैं और जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि 70 सीटों पर हम निर्णायक भूमिका में हैं, तो अगर उनकी उपेक्षा होती है, अगर उन्हें पर्याप्त सीट नहीं मिलती है, तो हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा वहां पर फोड़ दें। लेकिन चूंकि यह बयान पशुपति पारस के पास से आ रहा है, तो उसे सीधे सीधे अंदाजा यही लगाया जा रहा है, क्योंकि ना तो उपेंद्र कुशवाहा और ना ही जीतन राम मांझी ये लोग बहुत आक्रामक मूड में नहीं हैं, लेकिन चिराग पासवान आक्रामक मूड में हैं। वो 40 सीटों का दावा कर रहे हैं और दबाव बनाने के लिए वो दिल्ली में भी बैठ रहे हैं और तमाम बड़े जो एनडीए के नेता हैं, जो समन्वय समिति के नेता लोग हैं, उनसे मिलकर के बातचीत भी कर रहे हैं। बीजेपी के साथ वो कुछ समीकरण भी बनाने में जुटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के उनकी महत्वाकांक्षा भी है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि अगर बिहार को सही दिशा में लेकर के जाना है तो कम से कम 20 साल के लिए किसी युवा नेतृत्व को मौका दिया जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कभी नीतीश कुमार युवा थे, कभी लालू यादव युवा थे, तो हमें अगर आगे लेकर के जाना है तो युवा नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए। इस तरह की बातें प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं। तो क्या ये जो युवा नेतृत्व है, क्योंकि तेजस्वी यादव को युवा नेतृत्व इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि उनके पीछे जो उनकी जो छवि है, वो चाहे हम जंगल राज वाली छवि कह लें, चाहे अपहरण हत्या लूटकांड वाली बात कर लें, चाहे उनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी जिस तरीके से वहाँ पर अपराध का बाजार गर्म हुआ, तो ये तमाम चीज़ों को देख लें तो प्रशांत किशोर भी समय समय पर घेरते रहे तेजस्वी यादव को, तो एकमात्र विकल्प जो सामने नजर आता है या तो प्रशांत किशोर का हो सकता है। हालांकि प्रशांत किशोर इतने महत्वाकांक्षी नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षी कौन है? चिराग पासवान। तो प्रशांत किशोर भी समय समय पर ये बताते रहे हैं कि ये जो चिराग पासवान हैं वो एक अच्छे सीएम बन सकते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी मनोदशा ये भी हो सकती है प्रशांत किशोर की कि अगर मैं ऐसा कह दूं तो हो सकता है कि चिराग पासवान मेरे साथ जुट जाएं, हम दोनों मिलकर के एक तीसरा मोर्चा बना ले, एक तीसरा गठबंधन बना ले और आगे बढ़ जाएं। लेकिन कुछ मजबूरी तो चिराग पासवान की भी है, इसीलिए वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ सकते। तो क्या पशुपति पारस ने जो बयान दिया है, जो इशारा किया है, वो पारिवारिक इशारा है, राजनीतिक इशारा है या प्रतिद्वंदी वाला इशारा है? तो कुल मिलाकर के ये इशारेबाजी जो हो रही है उसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या वाकई चिराग पासवान दबाव की राजनीति बनाने में अगर असफल होते हैं तो वो अपनी राह अलग चुन सकते हैं? ये देखने वाली बात हो। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।